हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस का यानी कि विज्ञान, केमिस्ट्री, है ना, विज्ञान में क्या आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 11 प्रश्न से करेंगे, है ना, 11 प्रश्न करेंगे, फिर 10 इस वीडियो में करेंगे, फिर तीसरा वीडियो में 10 करेंगे। ऐसे करके हम लोग 20 से 25 दिन में 25 दिन में 250 क्वेश्चन कर जाएंगे। और जब 250 कर जाएंगे ना, तो आपका एग्जाम एकदम बम बम बोल जाएगा, है ना। एकदम माँ सरस्वती की कृपा से आपका एग्जाम एकदम अच्छा से जाएगा, क्योंकि इस बैच का नाम है सरस्वती कवच। कवच का मतलब हम पहले वीडियो में आपको ही बता चुके हैं, ठीक है। चलते हैं एक मोटिवेशन सुनते हैं, क्योंकि मोटिवेशन से ही हमको उत्साह मिलता है पढ़ने के लिए, है ना, उत्तेजना होते हैं पढ़ने के लिए। चलिए सुनिए। रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरा रहेगा। समझ में आ रही है बात? आपको बात ये समझ में आना चाहिए कि रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब आपका नींद अधूरा रहेगा। अगर नींद अधूरा नहीं रहेगा, अगर नींद को पूरा कीजिएगा तो सपना नहीं पूरा होगा, और जब आपका सपना नहीं पूरा होगा तो आपका मम्मी पापा का कैसे सपना पूरा हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बाबू, रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, ताकि किस्मत के सितारा तभी चमकेगा जब आपका नींद अधूरा रहेगा। प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, मात्र 30 दिन बिना नींद के, यानी कि नींद पर राज कीजिए। अरे नींद हम लोगों से बड़ा कैसे हो सकता है ना। नींद पर विजय प्राप्त कीजिए, पराजय कीजिए नींद को। नींद पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपका मंजिल जरूर आपका हाथ में होगा, आपका नंबर जो अपना टारगेट लिए हुए होंगे वो आपके हाथ में होगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए पढ़ाई पे आते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस वीडियो में 9 ही किए थे शायद, चलिए 10 भी कर लेते हैं। 10वां प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ना। वास्तविक जानते हैं ना, वास्तविक मतलब रियल होता है, यानी कि पूरा पूरा प्रतिबिंब क्या है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, रियल प्रतिबिंब क्या है, रियल इमेज क्या है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। उत्तर, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त यानी मिलती होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु, है ना, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है ना। अब आसान भाषा में समझ जाइए, जब एक बार हम पढ़ के बता दिए और एक बार एकदम हल्का भाषा में, है ना, फूल जो उठाते हैं ना वैसा वचन में हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, जब प्रकाश की किरणें, है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि उस बिंदु के उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम इजी है, सोचिए और समझ जाइए, है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में अंतर समझिए। यानी कि साबुन होता है, जानते हैं साबुन के बारे में जानवे करते हैं, सरफ का मतलब होता है, क्या कहते हैं, अपमार्जक का मतलब होता है सरफ। तो आप लोग समझिए, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। हाँ, तो पहले साबुन को देख लेंगे, उसके बाद अपमार्जक को देख लेंगे। चलिए, तो साबुन क्या है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वासा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन किसे कहते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वासा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। और साबुन में ना क्या होता है, कम घुलनशील होता है और यह कम सफाई करता है, लेकिन अपमार्जक घुलनशील अधिक होता है और सफाई बहुत तेजी से करता है। ये क्या होगा, अंतर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। एकदम सेम मिलल है, थोड़ा सा इसमें अमोनियम है और इसमें सल्फोनेट है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, 12 नंबर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, देखिए। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों का, जी दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग को दिखाई दे रहा है तो हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से, मन लगाकर, दिल लगाकर, है ना, दिल से पढ़ेंगे, हृदय से पढ़ेंगे तो जरूर है कि माता का दिन होगा तो आपका नंबर एकदम जरूर आएगा, है ना, क्योंकि इसका नाम है सरस्वती कवच बैच, यानी कि बैच नेम सरस्वती कवच। दिल जान से लगा के पढ़ाई कीजिए, नंबर नहीं आएगा तो फिर हमको कहिएगा, ठीक। चलिए, द्विखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, द्विखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। द्विखंडन मतलब 2 भागों में, बहुखंडन मतलब अनेक भागों में। तो द्विखंडन को देखते हैं। इस विधि, यानी कि द्विखंडन है क्या, इस विधि में, द्विखंडन वाला विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित
होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव है, दो भागों में वो एक कोशिकीय जीव दो भागों में बढ़ जा रहा है और क्या हो रहा है, प्रत्येक एक नया जीव का निर्माण कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। क्योंकि एक जीव दो भागों में बढ़ के एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन, इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए पौधा का निर्माण करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। इसमें भी एक जीव होगा, लेकिन यह एक जीव ना प्रत्येक भागों में विखंडित होकर टूटकर, है ना, हर एक नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, बहुखंडन। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, देख लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग देखिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए खाली याद हो जाएगा, आराम से देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग। बहुत आसान प्रश्न आप लोग को दिख रहा है ना साहब? जी हाँ, दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सी प्रश्न है। उभयधर्मी, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण भी दे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है ना। तो उभयधर्मी यानी कि जान रहे ना, उभय उभय मतलब उदासीन, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे पढ़े हैं, और वहीं पर इसको क्या कर देंगे, खींच देंगे। चलिए, ऐसे धातु ऑक्साइड, धातु है ना, धर्मी लगा है, तो इसीलिए वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आसान भाषा में देखिए, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके, है ना, लवण तथा जल बना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, Al2O3 ZnO इसका सूत्र है। चलिए, तो आप लोगों को, है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा वैधर्मी ऑक्साइड का निम्न में से वैधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम मार दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और या जिंक ऑक्साइड मार दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत इजी प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपका, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे, आप बताइए, है ना। डीएनए जो है ना, डीएनए जानते हैं ना, डीएनए टेस्ट जानते हैं ना। डीएनए किसके कारण आरबीसी का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी में कणिका नहीं पाया जाता है। कणिका मतलब जान रहे हैं ना, केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसके कारण आरबीसी का टेस्ट नहीं होता है। चलिए समझिए, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है क्योंकि एक में इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है ना। डीएनए आनुवंशिकता का आधार कैसे है, क्योंकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक दो पॉइंट देख लीजिए कि डीएनए में क्या होता है, द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन की क्या होती है, क्षमता होती है। चलिए समझ गया ना। पहला पॉइंट तक क्या था, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, और दूसरा पॉइंट है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो डीएनए होता है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अरे भाई, खून जो होता है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, डीएनए सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए तीसरा में, डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए अणु की ही तरह होती है। जो डीएनए की अनुकृति होती है वो मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। ठीक है। चौथा में, डीएनए स्वयं एक अनुवांशिकता पदार्थ है। जो डीएनए है ना, वो स्वयं अपने आप क्या है, अनुवांशिकता पदार्थ है ना। अनुवांशिकी पदार्थ है। अनुवांशिकी पदार्थ किसी मतलब अनुवांशिका का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिका का पिता कौन है, अनुवांशिकता का पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, है ना। 15 क्वेश्चन है आपका, 15 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखिए। तंत्रिका तंत्र जानते हैं ना आप लोग, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं ना। सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र, है ना। तंत्रिका तंत्र का इतना कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में अगर तंत्रिका तंत्र नहीं रहता तो क्या हो जाता है, इंसान पागल की तरह होता है ना। सब कुछ होते हुए भी इंसान पागल हो जाता है, आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है ना। एक में, यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो शरीर में जो भी क्रिया होती है ना, वो सबको क्या करता है, नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके रखता है ना, इधर उधर नहीं होने देता है। चलिए दूसरा में, शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करके रखता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। शरीर के सभी अंग मतलब हड्डी, है ना। ऊतक जानते हैं ना, टिश्यू जिसको कहते हैं ऊतक, है ना। तो ऊतक और अंगों में क्या करके रखता है, समन्वय स्थापित करके रखता है, तालमेल स्थापित करके रखता है, ताकि कोई शरीर में गड़बड़ी ना हो। तीसरा में, शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के जो अंदर वाली भाग है उस सबका क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। चलिए चौथा में, प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया जानते हैं, बिना मस्तिष्क के आदेश के जो क्रिया घटना घटती है उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, है ना। कभी कभी आप लोग देखे होइएगा, जो माथा में हम लोग सोचते हैं वो नहीं हो के कुछ और हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु कोई मांग रहा है, मतलब पानी, उसको हम देते हैं कुछ और दे देते हैं, तो क्या होता है, बिना मस्तिष्क के
अब्सेंट के यानी कि मस्तिष्क के बिना आदेश के कोई अगर क्रिया घटित हो जाता है तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि छींकना, तो छींकना मस्तिष्क में मतलब मस्तिष्क कहता है आपको छींकने के लिए कि अचानक आ जाता है, अचानक ना आ जाता है। अब आँख आँख का पलक झपकना, ये सब अचानक हो जाता है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना मस्तिष्क के आदेश का ही हो जाता है ना? छींकना, है ना? और खाँसना, ये सब क्या होता है? बिना मस्तिष्क के आदेश के ही क्रिया घटित हो जाती है, उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। तो इस सब का क्या कंट्रोल करता है, शरीर में रक्षा करता है, प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है ना? अगर खांसेगा नहीं, आँख पलपलाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? इंसान तो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 5वां, संवेदी अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं की रक्षा करना, है ना? संवेदी अंग जैसे कि मेरा हाथ, है ना? हाथ, ये सब क्या करता है? हमारी बाहरी वातावरण में होने वाली, है ना, क्रियाओं की रक्षा करता है। सर कैसे रक्षा करता है, थोड़ा बताइए? जैसे कि आपको कोई मारने आ रहा है तो आपका हाथ रहेगा तब ना रोक पाइएगा। तो ये संवेद है ना? बाहर संवेदी अंगों द्वारा, संवेदी हमारा हाथ क्या है? अंग है एक, और ये बाहरी है। तो बाहरी से जो भी कुछ हमारे पर अटैक करेगा तो हम लोग क्या करते हैं? उस हाथ से रोक लेते हैं, पैर से रोक लेते हैं, सर से रोक लेते हैं, है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाहरी वातावरण द्वारा हमारा शरीर से रक्षा करता है ना? संवेदी अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं को भी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब अगला 16वां आपका प्रश्न है। 16 देखेंगे हम लोग। 16 प्लस प्रश्न आपका बहुत ईजी है ना? थोड़ा सा बोलने के कारण में गड़बड़ा जाता है, आप लोग हंसिएगा नहीं। चलिए, हर एक इंसान का हो जाता है, नहीं बताया अभी? प्रत्यावर्ती क्रिया, है ना? बिना मस्तिष्क के आदेश के हो जाना उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग 16 प्रश्न में। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना पढ़ाई करने में? अरे बाबू पढ़िए भाई, अगर नहीं पढ़िएगा ना तो बड़ी दिक्कत होगा आगे चल के, है ना? क्योंकि जान रहे हैं ना के पाठक आ गया है। जो भी कोई दुकान में बच्चा उच्चा के देख रहा है वो सबको क्या पढ़ना है, सही बात है, वो बहुत अच्छे रूल लागू किया है। क्यों? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़िएगा तबे तो जाके आगे कुछ कीजिएगा। आज के डेट में जो भी पढ़ा लिखा है ना, वो सबका कहीं ना कहीं फिट हो गया। बाद में नहीं पढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए अब अगला है प्रश्न आपका, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी रोग होती है तथा कैसे हो जाता है ना? आयोडीन मतलब जान रहा है ना? नमक, है ना? जैसे कि आज के फेमस नमक क्या है? टाटा है। क्या है? टाटा है। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रोग होती है तथा कैसे हो जाता है, इसको प्रूफ करके बताना है। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। घेगा जान रहे हैं ना? जो गला में निकल आता है, सूजन हो जाता है, उसे घेगा रोग कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन, है ना? थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्राव नहीं हो पाता है ना? जिसके कारण थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाती है, काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेगा रोग के नाम से जाना जाता है ना? तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह दिया जाता है। आपसे वैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? तो सेम आप यही प्रश्न को लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, है ना? चाहे घेगा रोग से आप क्या समझते हैं तो ये प्रश्न को सेम लिखिएगा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ध्यान देकर पढ़िएगा, बहुत ईजी है। बस आप वीडियो को 1 2 3 बारी देखिएगा ना तो आपको वादा है कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? चलिए, नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? संलयन मतलब जानते हैं, जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है, यानी कि एक तरह जोड़ना। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, है ना? ऐसे नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा भारी अस्थायी नाभिक का निर्माण कर देता है तो उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। 18 नंबर आपका प्रश्न बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान देके पढ़ाई कीजिए, है ना? और गौर से देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, है ना? ये पृथ्वी पर क्या बड़ा है? सबसे बड़ा इंसान है। क्यों? क्योंकि इंसान ही इस पृथ्वी पर जो भी कुछ कर रहा है सभी इंसान ही कर रहा है। तो आप लोग समझिएगा। चलिए 18 प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो दूरदृष्टि दोष होता है वो कैसे हो जाता है आँख में, और वह क्या है और इसको दूर कैसे करेंगे? तो बोलेंगे नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का नजदीकी, है ना? नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस, है ना? आँख का जो लेंस होता है, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है आपको पता होगा? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 18 के बाद हम लोग क्या आएंगे? अगला क्वेश्चन में आएंगे, है ना? 18 के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे। 18 के और कुछ बचा हुआ भाग है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना? तब 18 में क्या था? तो नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस, है ना, नजदीकी वस्तुओं को प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है ना? जो नेत्र गोलक छोटे होने के कारण, जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है ना तो उसके कारण आँख
क्या है, आँख का लेंस नज़दीकी की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना देता है, इसीलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख लेती है ना, देख पाती है। इसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो कहिएगा सर आप कैसे कैसे बोल दिए, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो समझिए, है ना, वैसा दोष जो निकट की वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर आपका प्रश्न है, विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? विषमपोषी पोषण को ही परपोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे विषम पोषण वह प्रक्रिया है, यानी कि विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, है ना, स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य स्रोत पर, यानी कि किसी के अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, है ना। विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण, है ना। तो देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग, है ना, इसको अच्छा से कर लेते हैं पहले, तो आगे की ओर देखेंगे, है ना। तब विषमपोषी पोषण आप समझे अच्छा से विस्तार पूर्वक। क्या है विषमपोषी पोषण? वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण, या प्राणी संभोजी भी इसको कह देते हैं कबो काल। चलिए ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं 20वां प्रश्न, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। 20वां प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिखे, है ना, जिसको पीओपी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पीओपी। क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। गाँव देहात में, है ना, मार्केट इसमें कहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस दीजिए तो जल्दी नहीं देगा, है ना। आप पीओपी कह के मांगिएगा ना तो फटाक दिन दे देता है। क्या देता है? फटाक दिन दे देगा आपको। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, का 2 उपयोग बताना है, मात्र 2 उपयोग बताइए आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सर निम्नलिखित उपयोग होता है ना। आप कहिएगा सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना निम्नलिखित उपयोग होइ छै, तो कौन वाला उपयोग होता है? सर इसका उपयोग ना अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक जानते हैं आप लोग? सर नहीं ना जानते हैं। अग्निरोधक मतलब आग को बुझाने में, आग के रोकने में काम किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग तो बड़ी समझदार हैं, है ना, हमरों से आप लोग समझदार हैं। तो क्या कीजिएगा, है ना, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है ना। जो पगला गाड़ी जिसको कहते हैं, जो आग बुझाने वाला आता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा में, इसका उपयोग खिलौना सजावट के सामानों में किया जाता है ना। इसका उपयोग कथी में किया जाता है? खिलौना में किया जाता है और सजावटी सामान में भी किया जाता है। चलिए, और इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी है, इसका उपयोग मूर्ति के जो हाथ होती है, मुंह होती है, ये सब बनाने में किया जाता है। सर मूर्ति तो मिट्टी के बनता है। अरे भाई, जो पत्थर वगैरह के बनता है ना, जो प्लास्टर ऑफ पीओपी के बनता है, उस मूर्ति का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और हम बता देते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। सर शल्य चिकित्सा क्या हुआ? शल्य चिकित्सा है क्या आखिर सर? तो शल्य चिकित्सा का मतलब हुआ कि डॉक्टरी में, यानी कि हॉस्पिटल में यूज होता है। जब किसी का, है ना, पैरवा टूट जाता है, टंगड़िया टूट जाता है, हथवा टूट जाता है, तो उसमें उसको गर्म पट्टी ठंडा पट्टी करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, क्योंकि वो स्टाइल मार के चलाता है गड़ियावा, और जब गिरता है तो टंगड़िया टूट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, देखिए कहा गया है कि देखिए आप तो रेस चलाते हैं तो आपका तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात होगा, है ना। कहिएगा हम अपना जान से न जाएंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा पर क्या बीतेगा आप जानते हैं? तो को नहीं ना जानते हैं। तो सबके ध्यान में दे के अगर चलिएगा ना, तो आपके जीवन में जल्दी कुछ नहीं होगा, है ना। आप सोचिएगा हम अपना जान से चल जाएंगे, लेकिन अपना जान से नहीं, आपके मम्मी के ऊपर क्या बीतेगा, पापा के ऊपर क्या बीतेगा, वो वहाँ पे ही जानिएगा। ठीक है, मम्मी पापा जानेगा। तो इसीलिए प्यार से चलाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पहले निकलिए आप लोग। ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है तो उस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हर एक समय फास्टली गाड़ी चलाना ये गलत बात होती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई के हिसाब से चलिए आ जाते हैं। तो क्या मूर्ति बनाने में और शामक में, है ना, और सजावटी सामान में और मूर्ति वूर्ति बनाने में, सब में किया जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे दाइंडे कहते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और आगे की तरफ हम आप लोगों को सरस्वती कवच माँ सरस्वती के कृपा से आपके नज़दीक लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम अच्छा रिजल्ट आए। और यहाँ से हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका रहेगा, प्रश्न तो रहेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन का क्या हो सके, हेल्प हो सके, है ना, हेल्प हो सके, ताकि आगे की आपका नाम लेगा, है ना, कि वो भाई जी वीडियो भेजे थे तो उस माध्यम से उस, है ना, एग्जाम दिए, उसमें से प्रश्न आया था। ठीक है, तो आप लोग ये काम